रशिया अपने सीक्रेट नेचुरल पावर्स के जरिए एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है, जहां पर अभी भी रशिया का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, तो दूसरी तरफ से नेटो अलायंस ने इसके गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रशिया के पास है, तो फिर वह कौन सी चीज है जो उसे सुपर पावर बनने से रोक रही है? लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे? रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसे कौन से चेंजेस होने वाले हैं जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगे? रशिया एरिया के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है, उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे देश फिट आ सकते हैं। रशिया एरिया में तो बड़ा है ही, इसी के अलावा इसकी जमीन के नीचे विश्व के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व भी मौजूद है। नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर है, जबकि ऑयल रिजर्व्स में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पर आधारित है। अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल जमीन होने के साथ साथ रशिया गेहूं का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरे विश्व में रशिया गेहूं प्रोडक्ट का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी तकरीबन 18%। इन सब बातों के अलावा रशिया की ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी समस्या भी है जो रशिया को ताकतवर होने से रोक रहा है, और वो ये है कि रशिया का ज्यादातर हिस्सा सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है, जहां पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। विश्व का सबसे ठंडा शहर भी इसी हिस्से में पाया जाता है, जहां आमतौर पर सर्दियों में टेम्परेचर -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस शहर को हम ओइमियाकॉन के नाम से जानते हैं, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के तहत है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के 20% हिस्से में रहता है। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रशिया अभी तक नाकाम है। न सिर्फ रशिया की जमीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफी ज्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में यह आर्कटिक ओशन है, जहाँ पर पूरे साल की बर्फ बनी होती है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है जिस देश के पास जितना बड़ा समंदर होगा वो उतनी ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि वह उतना ज्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समंदर ही वो जरिया है जिसके जरिए पूरे विश्व में प्रोडक्ट कम कीमतों में पहुंचाए जा सकते हैं। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप्स का चलना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किलों से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करता है। अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड रशिया इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों के सीजन में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के जहाजों को जापान के इस कंट्रोल्ड समंदर से होकर गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका और नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो कई देशों के बीच में एक ऐसा जरिया है जो रशिया से बचने के लिए ही बनाया गया था। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो कंट्री मिलकर उसका साथ देंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, और यहाँ भी वही समस्या है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है, और सीजन में जहाजों को उन तमाम देशों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है जो नेटो या फिर अमेरिका के सदस्य है या फिर अलायंस पार्टनर। तीसरे नंबर पर बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट,
जो रशिया के साउथ में ब्लैक सी पर मौजूद है। यहाँ बर्फ की तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जहाजों को तुर्की के पास से एक तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की आजादी नहीं है। बेशक रशिया और तुर्की के रिलेशन अब काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन तुर्की नेटो का ही मेंबर है, यानी रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ भी लटक रही होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए इन पोर्ट पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना होता है और फिर अपने दुश्मन नेटो के पार्टनर के ऊपर आधार रखना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सरल भाषा में बात की जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी भी कंट्री की पावर जानने का सही तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है, अमेरिका से भी ज्यादा। और अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही दुनिया की दूसरी ताकतवर आर्मी मानी जाती है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वह भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से ज्यादा फौजी लश्कर के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसकी फौज को घुटने टेकने पड़े और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हो पाए। वर्ल्ड वॉर 2 में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात, 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक आप भी ये नोट कर चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही है वह है यहाँ का सर्द मौसम। यानी अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो नॉर्थ पर मौजूद समंदर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करके और ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके अलावा रशिया के कई इलाके गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड जैसे कीमती मिनरल्स और मेटल्स से भरे हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर ये सर्द मौसम ना हो तो इन तमाम मिनरल्स और मेटल्स को माइनिंग करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है गेहूं। जैसा कि आपने पहले भी जाना कि रशिया गेहूं का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया जो अपनी सिर्फ 20% जमीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर बन सकता है, तो सोचे अगर वह अपनी 100% जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए तो वह क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। हैरतअंगेज तौर पर एक तरीका ऐसा जरूर है जिससे रशिया इस सर्द मौसम से छुटकारा पा सकता है, और वह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुमकिन है कि रशिया आने वाले सालों में एक बार फिर से सुपर पावर बन जाए। रेफरेंस के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें ये तमाम कंट्री है जहां का एवरेज टेम्परेचर 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। जहां एवरेज टेम्परेचर 11 से कम या फिर 15 से ज्यादा हुआ, वहीं ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त टेम्परेचर की रेंज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना और साउथ कोरिया पर आती है, और हैरत अंगेज तौर पर ये वो तमाम कंट्रीज है जिनको अक्सर हम सक्सेसफुल कंट्रीज की लिस्ट में पाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल जो बर्फ पिघलती जा रही है, उसकी वजह से 2080 तक टेम्परेचर की ये रेंज नॉर्थ में चली जाएगी, और फिर बारी आएगी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रशिया की। नासा के एनालिसिस के मुताबिक 1979 में आर्कटिक ओशन की बर्फ बहुत ज्यादा दिखती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बर्फ पिघलती गई और 2019 तक ये अब सिर्फ इतनी ही रह गई है। इस डेटा के हिसाब से आर्कटिक ओशन की बर्फ हर साल 30% कम होती जा रही है, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2035 तक आर्कटिक ओशन में बिल्कुल भी बर्फ नहीं बचेगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होने वाला है। इन सब चीजों के साथ साथ रशिया को एक और फायदा भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस मेल्ट हो रही है, उससे ओशन के पानी में दिन ब दिन फायदा होता जा रहा है। यानी जब ओशन का पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले वह
ओशन पर बनी सिटीज को निगल जाएगा। अमेरिका जिसकी तमाम मेजर सिटीज ओशन पर बनी है, उसको आने वाले वक्त में काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें पूरे के पूरे शहरों को इवैक्यूएट करना भी शामिल है और जाहिर है इस काम में करोड़ों डॉलर का खर्चा भी होगा। इसके बाद रशिया जिसकी सिर्फ 3 सिटीज ओशन फ्रंट पर है और बाकी तमाम मेजर सिटीज समंदर से कम 600 किलोमीटर के फासले पर है, इस चीज का भी रशिया को आने वाले वक्त में ठीक ठाक फायदा होने वाला है। स्विस कैनाल इजिप्ट का वह समुद्री रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से तमाम शिप्स यूरोप जाने के लिए यही स्विस कैनाल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए वेसल्स इजिप्ट की गवर्नमेंट को भारी फीस भी अदा करती है। हर साल 20,000 के करीब वेसल ये कैनाल इस्तेमाल करती है और हर एक वेसल इजिप्ट गवर्नमेंट को तकरीबन $4 लाख का टोल टैक्स पे करती है। यानी साल की 20,000 शिप्स की ट्रांजिट पर इजिप्ट गवर्नमेंट को $8 मिलियन मिलते हैं। चाइना के शंघाई पोर्ट से यूरोप में रॉटरडैम पोर्ट तक शिप्स को 18,000 किलोमीटर का फासला और 37 दिन लग जाते हैं, लेकिन आर्कटिक ओशन में बर्फ पिघल जाने के बाद शिप्स रशिया से होकर गुजरेंगी, जो शंघाई से रॉटरडैम तक सिर्फ 10,500 किलोमीटर और 22 दिन का सफर बनता है। यानी जहां चाइनीज कंपनी को लाखों डॉलर ट्रांसपोर्टेशन के बचेंगे, वहीं रशिया को उसके कंट्रोल समंदर से गुजरने की भारी टोल फीस भी पे करेंगे। एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स की माइनिंग से लेकर रशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम सेक्टर्स पर रशिया का पलड़ा भारी दिख रहा है और इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि आने वाले 50 या 60 सालों के बाद रशिया एक बार फिर से वर्ल्ड सुपर पावर बन के उभरेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।